अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, मुल्क की सियासी जमातें इंतखाबी अमल के हवाले से अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हैं। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने तो जेल से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़त लिख कर ये दरख्वास्त की थी कि इनकी जमात के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अज़ खुद नोटिस लिया जाए, मगर इस हवाले से जो जवाब आया वो तहरीक इंसाफ के हवाले से वो समझते थे कि ये नाकाफ़ी नहीं था। और ये बहस जो है वो शुरू हो गई कि माजी में जिस अदलिया ने इफ्तिखार चौधरी के दौर में शराब की 2 बोतलें और चीनी की कीमतों पर अज़ खुद नोटिस लिया, वो आखिर लोगों की जबरी पार्टी तब्दीली और गुमशुदगियों पर खामोश क्यों है। इलेक्शन के साफ शफाफ होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम जमातों को कैंपेन करने की खुली इजाज़त हो, मगर तहरीक इंसाफ इस हक़ से महरूम नज़र आ रही है। आला अदलिया से लोगों को ये तवक्को थी कि वो तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, पर बहुत सारे केसेस ख़ुसूसन सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल अभी तक जो है इख्तिताम पज़ीर नहीं हुआ, और इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा के कुछ शहरी जो है वो मुनसिफाना ट्रायल के हक़ से महरूम हैं। दूसरी तरफ अभी तक आला अदलिया में जजेस की तकर्री में मेरिट और शफाफियत पर बहुत से एतराज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में लंबे अरसे तक आला अदलिया में जजेस की तकर्री के हवाले से वन मैन शो जो था वो चलता रहता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी के जजेस का एक पैनल बनाकर सदर को भिजवाते थे, जिसके बाद सदर इस पैनल में से जजेस की तकर्री करने का वो पाबंद होते थे। इसको तब्दील करने के लिए 18वीं तरमीम में जजेस की तकर्री के अमल को यकसर बदल दिया गया। जजेस की तकर्री का इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर जुडिशल कमीशन को दे दिया गया और साथ में एक पार्लिमानी कमेटी भी बना दी गई। जुडिशल कमीशन को इख्तियार था कि वो जजेस को नामजद करके इनके नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दें, और कमेटी अगर चाहे तो कमीशन के नामजद करदा नामों को मुस्तरद भी कर सकती थी। ताहम कमेटी के इस इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया के मामलात में मुदाखलत करार देकर पार्लियामेंट को इसमें तरमीम करने का हुक्म दिया, जिसके बाद 19वीं तरमीम करके पार्लियामेंट की कमेटी को कमज़ोर कर दिया गया। अब मामला ये है कि सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामजद कर सकते हैं, और जुडिशल कमीशन को इस शख्स को मुस्तरद जो है वो करना है या मंजूर करना होता है। लेकिन कमीशन का कोई भी मेंबर खुद से कोई नामजदगी जो है वो नहीं कर सकता है। 2010 से लेकर अब तक सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस की नामजदगी को ही मुस्तरद किया हो, यानी कि इतना सफ़र तय करने के बाद भी अब तक हम वहाँ ही खड़े हुए हैं जहाँ पहले खड़े हुए थे, जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था, और अब भी जो है अमली तौर पर जजेस की नामजदगी में चीफ जस्टिस का वन मैन शो जो है वो ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक अहम केसेस की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, ये हमारा आज का सवाल। और आला अदलिया में जजेस की तकर्री कैसे होनी चाहिए, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर वकील जनाब कादिर मंदोखेल साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सीनियर वकील और साबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और बहुत ही सीनियर वकील, बहुत ही मुमताज़ वकील जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अख्तर हुसैन साहब मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और ये पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो है उनको नामज़द किया गया। अख्तर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अख्तर हुसैन साहब आपकी जानिब आती हूँ और इस हवाले से आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि अब एक पिटिशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ये पिटिशन है कि जिन जिन सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना था उसके ऊपर तो एक फ़ैसला आ गया है, मगर उनको जो है आम अदालतों के हवाले नहीं किया गया। तो पिटिशनर्स की इस्तदा है कि इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है डिफेंस सेक्रेटरी के ऊपर वो शुरू की जाए। आप क्या समझते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है? जी, अगर कोर्ट के आर्डर्स की वायलेशन है या कोर्ट के आर्डर्स के ऊपर एक्ट अपॉन नहीं किया जा रहा है, अमल नहीं किया जा रहा है, तो उस सूरत में हो सकती है। कादिर मंदोखेल साहब आप क्या समझते हैं? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, आपने पूरा तफसील बताया, और मैं अपने बिल का हवाला आपको देता हूँ। पीटीआई के दौर में मैंने कौमी असम्बली में बिल पेश किया, और उस बिल में मैंने ये इस्तदा की है कि एक चपड़ासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, ज़ात, नस्ल, ज़बान पूछते हो, और एक हाई कोर्ट के जज आप डायरेक्ट क्यों लेते हो?
बड़ा अप्रिशिएट किया गया, मगर उस वक्त भी वज़ीर कानून जो PTI की हुकूमत के फ़ारूक नसीम साहब ने डिले टैक्टिस से काम लिया। उसके बाद जब PDM की हुकूमत और हम साथ थे, उस वक्त भी बड़ा अप्रिशिएट किए लॉ एंड जस्टिस कमेटी में, मगर हर वक्त वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब उसको डिले करा। क्योंकि मैं आपको मेरे साथ दोनों सीनियर वकला बैठे हुए हैं और ये मेरी बात की हिमायत करेंगे। ये सारे जजेस जो है ना, ये इधर उधर के चैम्बर से आते हैं। गरीब का बच्चा कभी सोच भी नहीं सकता है कि हाई कोर्ट का जज बन जाए। और आप मुझे बता दें, जब आप चपरासी की नौकरी के लिए इश्तिहार देते हो, तो क्या हाई कोर्ट के जज के लिए आप इश्तिहार क्यों नहीं देते हो कि जो चीफ जस्टिस की मर्ज़ी होती है वही आता है? और 18वीं तरमीम के ज़रिए जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उस वक्त की हुकूमत को ब्लैकमेल किए 19वीं तरमीम के लिए। कैसे किया ब्लैकमेल? ऐसे किया कि मैं 18वीं तरमीम का उड़ा दूंगा अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मुझे कोई जुटला दें। तो और फिर उन्होंने पार्लिमानी कमेटी को कमज़ोर कर दिया। नहीं, पार्लिमानी कमेटी की तो वैसे कमज़ोर थी उस बेचारी ने, तो आपने देखा उसकी कभी सिर्फ एग्जामिन करना था, वो सिर्फ एक खाना पूरी था, ओवरसाइट खाना पूरी था। आप मुझे एक केस बताओ पार्लिमानी कमेटी ने जो एक जज पे एतराज़ किया। मगर 18वीं तरमीम जब आपने सोची थी और जब आपने ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, तो उस वक्त आपने उसको इतने पावर्स दिए थे ओरिजिनल में? देखिए आपको पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई ओवरसाइट होगी। आपको याद होगा जब असम्बली ख़त्म कर दिया था PTI के दौर में, तो मेरे तो ये बिल 8 महीने पहले का था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान दिया कि हमने बड़ी गलती की है 19वीं तरमीम ला के। आपको याद ऑन रिकॉर्ड कैसा है? तो मैंने इनको व्हाट्सअप की, मैंने कहा सर मैं तो 8 महीने पहले ही जमा कर चुका हूँ। और ये नून लीग वाले यही कहते थे कि आपने क्यों की है, आप लोगों ने किया है, ये सारा जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। लेकिन चलो देर है दुरुस्त है, उस बिल को न उस वक्त किसी ने पास होने दिए, न PDM के वक्त किसी ने पास होने दिया, और वो लटका रहा था उसमें। अहमद अवैस साहब आपकी जानिब, देखिए जो तकरीरी है जजेस की उसके ऊपर पहले आ जाते हैं, फिर बाद में बाकी इश्यूज़ के ऊपर आते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि जजेस की तकरीरी जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ही करते हैं, या कि उनकी स्क्रीनिंग प्रोसेस भी होती है और जो एजेंसीज़ हैं वो भी उनकी स्क्रीनिंग करती हैं? इसको आप कैसे रोकेंगे? हमारे यहाँ अभी तक ये रवाज पैदा नहीं हुआ कि कोई आदमी, कोई शख्सियत जब ऐसे पोजीशन में आ जाती है जहाँ उसको इम्पोर्टेंट रोल जो है नेशनल लेवल के ऊपर अदा करना पड़ता है, तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल जो है उसको वो इस्तेमाल करता है अपने इंटेलेक्ट को डिस्पैशनेट होके अपने डिसीजन लेते वक्त, कि वो डिसीजन उसका जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में होगा और उसका अपने पर्सन को माइनस कर देगा। सर ये तो आप बात कर रहे हैं ना असूली, मगर मैं तो आपसे एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल कर रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब जजेस की तकरीरी होती है तो उसके ऊपर एजेंसीज की ओवरसाइट होती है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए उनकी उस हद तक एजेंसीज की सिर्फ उस हद तक के उनके जो कंडक्ट जो है एज ए कंडक्टिंग लॉयर और एज ए जुडिशल सबऑर्डिनेट जुडिशल ऑफिसर, वो किस हद तक उनका ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी जो थी है उसकी हद तक उनकी रिपोर्ट अगर उनको मिलती है तो वो तो ठीक है। इससे बियॉन्ड उनके किसी किस्म का कोई रोल जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए। इस वक्त क्या होता है सर? जो है इस वक्त रोल क्या होता है? का होना चाहिए। इस वक्त क्या रोल है उनका? हाँ जी, इस वक्त उनका क्या रोल है आज के पाकिस्तान में? इस वक्त तो देखिए, अगर आप इस वक्त की बात करते हैं जी, तो इस वक्त तो तमाम सारा रोल ही उनका है। अच्छा, अब तो इस वक्त तो हालात हैं बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। हम तो चाहते हैं कि ये अपने अपने प्रेमिसेस के अंदर ही तमाम अदारे और तमाम इंस्टीट्यूशन, तमाम डिपार्टमेंट अपने अपने अदारों में रह के काम करें, तो तभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी अथॉरिटी एस्टेब्लिश होगी और तभी रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा पाकिस्तान के अंदर। ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डे बाय डे एंड बिट बाय बिट रूल ऑफ लॉ इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय रूल ऑफ अथॉरिटी। ये डेस्पोटिज्म जो आ रहा है ये बड़ा खतरनाक है। ये आपने बहुत बड़ा बयान दिया है, रूल ऑफ लॉ इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय रूल ऑफ अथॉरिटी। अख्तर हुसैन साहब, जो इस वक्त अहमद अवैस साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज के पाकिस्तान में जो खुफिया इदारे हैं उनका रोल है जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर, सारा रोल ही उनका है। वो कहते हैं, मेरा कहना यह है कि खुफिया इदारों की जो रिपोर्टिंग है वो एक तरह से बंद हो गई है हमारी अपॉइंटमेंट में। ये हमने एतराज़ात किए थे
क्योंकि जो रिपोर्ट्स आती थी उस पर किसी के साइन नहीं होते थे और हमने ना हम उनको बुला के पूछ सकते थे। तो कमीशन के अंदर इसके ऊपर बहस हुई थी कि आइंदा कोई ये रिपोर्ट करनी है किसी खुफिया अदारे ने तो वो जो है वो अटॉर्नी जनरल से बात कर लें या लॉ मिनिस्टर से बात कर लें, जो उनसे पूछ सकते हैं डिटेल्स के बारे में। लेकिन कमीशन के सामने उनकी रिपोर्ट्स नहीं आएंगी। हमें उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर अगर उसको सही समझते हैं तो लॉ मिनिस्टर या अटॉर्नी जनरल कहेंगे अपनी तरफ से तो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे उनकी बात को, लेकिन हम उनकी रिपोर्ट को ना देखेंगे नहीं कि जो उन्होंने क्या लिख के भेजा है जी। तो इसलिए तो खुफिया अदारों का मसला नहीं है जजेस की अपॉइंटमेंट में। मेन मसला जो है वो हमारे खुद कमीशन के रूल्स का है और अपॉइंटमेंट्स के तरीकेकार का है। जो 18वीं तरमीम हुई वो पाकिस्तान बार काउंसिल का रेजोल्यूशन था और उनकी डिमांड थी कि इक्वल स्टेक होल्डर्स होने चाहिए कमीशन में। और इक्वल स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि बार भी, जुडिशरी भी, एग्जेक्टिव भी और पार्लियामेंट भी। तो उसको अगर आप देखें तो 19th अमेंडमेंट से, जैसे पहले आप कह रहे थे 19th अमेंडमेंट से उसको चेंज कर दिया गया और जजेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बना दी गई। अब दूसरा उसके रूल्स का मसला है। रूल 7-8 रूल्स हैं और उसमें रूल 3 जो है उसके ऊपर बहुत बुनियादी झगड़ा है कि तमाम जो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन का कहता है कि कमीशन अपॉइंट करेगा, लेकिन यहाँ सारा इख्तियार उन्होंने चीफ जस्टिस को दे दिया रूल्स के अंदर कि चीफ जस्टिस ही नाम प्रपोज करेंगे और जो चीफ जस्टिस नाम प्रपोज करेंगे वो कमीशन के सामने जाएगा और कमीशन के अंदर मेजॉरिटी जजेस की है। और वो जो पहले से तकरीबन ये होता था कि भाई उनका आपस में कंसेंसस होता था और वो हो जाता था। इस पर हम एतराज कर रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल गुज़श्ता कई सालों से 18वीं तरमीम के 19वीं तरमीम के आने के बाद से अब उसके अंदर ये आ रहा है कि रूल्स की अमेंडमेंट की हम डिमांड कर रहे हैं। हमारी कल जो मीटिंग थी उस मीटिंग के अंदर भी रूल्स की अमेंडमेंट के, ये तो मैं समझता हूँ प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब काजी फाजिल साहब को क्रेडिट जाता है कि वो अपने इख्तियारात छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो आप जो उसमें रूल 3 है जिसके अंदर चीफ जस्टिस का एब्सोल्यूट इख्तियार है, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने इख्तियारात को कम करने के लिए तैयार हूँ, रूल्स को अमेंड किया जाए और इसके अंदर जो है वो स्टेक होल्डर यानी पाकिस्तान बार काउंसिल है, प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं, उनके नुमाइंदे हैं और उनकी कंसल्टेशन के बगैर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो चनाचे नए रूल्स अमेंड डिटेल से करने के लिए कल हमने जो है जुडिशल कमीशन के अंदर एक रूल्स कमेटी बनाई है। आप रूल्स अमेंड करेंगे और ये बहुत बड़ी खबर जो है मेरा ख्याल है अख्तर हुसैन साहब दे रहे हैं, चूंकि वो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और उसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद ही अपने जो पावर्स हैं, इख्तियार है जजेस अपॉइंट करने के, वो खुद ही उसके ऊपर कहा है कि मैं बदलाव चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ये वन मैन शो ना रहे, कि इसके अंदर ज़्यादा जो है अकाउंटेबिलिटी हो, एक तरीके से ज़्यादा शफाफियत हो और इसके अंदर ज़्यादा स्टेक हो जो बार काउंसिल्स हैं, वकला के बार काउंसिल्स हैं उसके लिए। और उसके लिए उन्होंने अब एक कमेटी तश्कील दे दी है जिसके अंदर रूल्स अमेंड किए जाएंगे और जो वन मैन शो है, आमरीत है अदलिया के अंदर जिसके अंदर चीफ जस्टिस साहब भी तकर्री कर सकते हैं जजेस की, वो ख़त्म होने जा रही है। बहुत बड़ी खबर अख्तर हुसैन साहब ने दी है। वक्फा लेते, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जो लोग इंसाफ करते हैं क्या उनको इस तरीके से अपॉइंट किया जाता है जिससे ये ऐसा हो कि शफाफियत है या कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से उनको अपॉइंट किया जाता है? ये हम सवाल कर रहे हैं कि जजेस की तकर्री पाकिस्तान में होती कैसे है। ब्रेक से पहले जनाब अख्तर हुसैन साहब ने, जो सीनियर लॉयर हैं और मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस बात पर वो आमादा हो गए हैं कि एक कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर वकला की अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो, वो रूल्स को अमेंड करें ताकि ये जो वन मैन शो है जिसके तहत जजेस अपॉइंट होते हैं और वन मैन शो चीफ जस्टिस का होता है वो ख़त्म हुए और पार्टिसिपेटरी तरीके से, जमहूरी तरीके से यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हो जजेस की। जी कादिर मंदोखेल साहब, एक जमहूरी आप किसे कहते हो? पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो तो अपॉइंट नहीं करते। ये जो नाम बेचते हैं वो तो सुबह ही चीफ जस्टिस करते हैं। नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट के तो वही करते हैं ना जी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्ट होता ही नहीं है, वो तो हाई कोर्ट से जाते हैं।
मगर उनको सीनियर मोस्ट करना होता है ना जी। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस है उनके पास इतनी इख्तियार है कि वो सूबाई हाई कोर्ट से जजेस को सुप्रीम कोर्ट ले जाए। जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब फ्रेश अपॉइंटमेंट होते हैं वो तो सूबाई चीफ जस्टिस करते हैं, वो भेजते हैं। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये कि जो नया जज अपॉइंट होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियार नहीं है, वो चीफ जस्टिस प्रोविंशियल के इख्तियार है। अख्तर हुसैन साहब मुझे करेक्ट कर दिया अगर मैं गलत कह रहा हूँ। उनसे दूसरी बात, अहमद अवैस साहब को भी ये पता होगा। दूसरी बात, क्या सूबाई चीफ जस्टिस साहब जो अख्तर हुसैन साहब ने फरमाया है, क्या वो अपनी इख्तियारात छोड़ने को तैयार है? क्योंकि बुनियादी अपॉइंटमेंट तो सूबाई करते हैं। अच्छा, ठीक है, नंबर एक बात। ये अहम बात है। एक बात एक करके ना ले, ये अहम बात है, इसको एक दफ़ा कर लेते हैं। अहमद अवैस साहब, आपने कादिर मंदोखेल साहब की बात सुनी, वो कहते हैं कि जब तक सूबाई चीफ जस्टिस जो है अपना इख्तियार छोड़ने को तैयार नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे जमहूरियत या ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते तकर्री के मामलात। जी बिल्कुल, आई एग्री। ओके, अख्तर हुसैन साहब आपने जो है गुफ्तगू सुन ली, आपकी क्या राय है इस पर? जी देखिए, बात यह है कि प्रेजेंटली तो चीफ जस्टिस साहब जो रूल 3 है उसमें चीफ जस्टिस ही नॉमिनेशन प्रपोज करता है और कमीशन के पास भेजता है। ये इसी पर तो हमारा एतराज है। यानी हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी ए नॉमिनेशन कमेटी और एवरी मेंबर ऑफ द कमीशन, यानी कमीशन का हर मेंबर जो है उसका इख्तियार है कि नाम प्रपोज कर सकता है। और हमारे जब जुडिशल कमीशन के अंदर हमने ये कहा था कि बाहर के नुमाइंदों को कंसल्ट नहीं किया जाता, तो उसके ऊपर हमारे मिनट्स के अंदर जो है ये फैसला हुआ था कि आइंदा चीफ जस्टिस जो हैं वो बार काउंसिल के नुमाइंदों से कंसल्टेशन के साथ करेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। इसलिए मेरा कहना हर दफा कमीशन के अंदर ये था कि भाई जब तक आप रूल्स नहीं अमेंड करेंगे ये ज़बानी इंस्ट्रक्शन से बात नहीं चलेगी। नहीं, मगर अख्तर हुसैन साहब एक बात हमें समझाएं, चूंकि बाकी आम लोग तो इन मामलात को इस तरीके से नहीं देखते, मगर अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपना वन मैन शो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं तो उनके हद तक तो ठीक है, मगर जिस तरह कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि जाहिर है जो हाई कोर्ट्स हैं मुल्क के अंदर उनके भी तो चीफ जस्टिस को ये इसके ऊपर आमादा होना होगा ना, नहीं तो आप नहीं चेंज कर सकते जो उनकी स्वाब दी है कि आप तकर्री करें ना करें। जी मेरा यही मैं कह रहा हूं कि भाई इसी के लिए तो रूल्स अमेंड हो रहे हैं ना। अच्छा, ये जो रूल्स अमेंडमेंट की जो कमेटी बनाई गई है ये इसलिए बनाई गई है कि भाई ये वन मैन शो खत्म हो जाए और जो नॉमिनेशन का प्रोसेस ही चेंज हो जाए, और उसके अंदर कोई सजेशन ये है कि कोई अप्लाई भी कर सकता है और कोई सजेशन ये है कि नॉमिनेशन आ सकती है, देयर शुड बी ए नॉमिनेशन कमेटी। नॉमिनेशन कमेटी जो है वो नामों को प्रपोज करे और नॉमिनेट करे और फिर वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से भी उनकी सीनियरिटी का मसला भी है और क्राइटेरिया का मसला भी है, हाई कोर्ट के लिए वकीलों से अपॉइंटमेंट्स का मसला भी है, खातीन का मसला भी है। ये जो कमेटी बनी है इस कमेटी के अंदर जो है अब बार काउंसिल के तमाम नुमाइंदे जो हैं उनका तमाम नुमाइंदों का यह कहना है कि चीफ जस्टिस का अकेला इख्तियार नहीं होना चाहिए उसके अंदर नॉमिनेशन के अंदर। ये हमारी तमाम मुत्तफिका राय है बार काउंसिल्स की, और दूसरा उसके साथ अटॉर्नी जनरल साहब की भी यही राय है, और इसके साथ जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंजूर मलिक साहब, उनका भी यही ख्याल है। हमारे कमीशन के अंदर इसके ऊपर कंसेंसस है कि ये नॉमिनेशन का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं होना चाहिए, नॉमिनेशन कमेटी अब होगा अल्टीमेटली जब रूल्स अमेंड होंगे तो उसके बाद अमल दरामद होगा ना। इसलिए हमने उन तमाम चीफ जस्टिस सूबाई जो हैं उनको भी उस कमेटी में शामिल कर लिया कि ताकि उनका व्यू भी उसके सामने आ जाए। अच्छा ठीक है, ये आपने बताया कि जो तमाम सूबाई चीफ जस्टिस हैं उनको भी आपने शामिल कर लिया। फिर ये सवाल उठता है कि क्या मोनोपोली हो जाती है जुडिशरी की या जुडिशल बरादरी की जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और किसी तरीके से इसको तोड़ा जा सकता है। अख्तर हुसैन साहब से पूछेंगे। हम हिंदुस्तान की तरफ भी देखते हैं, क्या वहाँ पे भी ऐसे होता है कि अगर एक बंदे को जज बना दिया जाता है, एक इंसान को जज बना दिया जाता है, तो जिस तरह के कादिर मंदोखेल साहब शिकायत करें कि उसके रिश्तेदार भी हैं वो भी आ जाते हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट्स हो जाती है और उसके रिश्तेदार जो हैं वो अच्छी प्रैक्टिस भी करते हैं। ये भी एक अहम सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बड़े दिलचस्प टॉपिक जजेस की तकर्री के ऊपर बात हो रही है। अख्तर हुसैन साहब जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, अभी बता रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान के रूल्स के अंदर जो है वो अमेंडमेंट की जा रही है ताकि जजेस की तकर्री के हवाले से जो है वो वन मैन शो, यानी कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तकर्री ना करें बल्कि उसको एक जमहूरी तरीके से उनकी तकर्री हो। अख्तर हुसैन साहब, पहले मुझे सिर्फ ये क्लियर कर दें कि इसके लिए रूल्स के अंदर अमेंडमेंट होगी कि आइन के अंदर जो आर्टिकल 175 है उसके अंदर अमेंडमेंट होगी? जी नहीं, जो है वो आइन खुद इख्तियार देता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपने रूल्स फ्रेम करे। ठीक है। तो उसके रूल्स ऑलरेडी कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 18वीं तरमीम के बाद जब ये आया तो उन्होंने रूल्स फ्रेम किए। उन्हीं रूल्स के ऊपर हमारा इतराज है और क्रिटिसिज्म है कि वो रूल्स जो हैं वो जो है एक तरह से वन मैन शो कर देते हैं, चीफ जस्टिस ठीक समझ गए बना दिया। तो अख्तर हुसैन साहब, चूंकि आप मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और उसके अंदर आप रूल्स को ही देख रहे हैं, आपने ये भी बताया था ब्रेक के दौरान कि कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस भी आपने बाकी मुल्कों के अंदर देखेंगे, तो किस किस्म की तरमीम आप लाना चाहेंगे कि ये जो एक फेवरेटिज्म है जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर या अपने रिश्तेदारों को लाया जाता है, ये चीज़ ख़त्म हो? देखना, दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि खुद जो है वो आईनी तरमीम की बात तो खुद वो है कि कमीशन की तश्कील का मसला जहां तक है तो वो तो आइन के अंदर अमेंडमेंट की जरूरत है। कादर बंदो खेल साहब और इनके और बहुत सारे कंसेंसस जो हमारे मेंबरान हैं उनको चाहिए कि वो देखें कि हमारी 19वीं तरमीम आई थी उसे अंडू कैसे किया जा सकता है और उसके बाद इस कमीशन की हैयत कैसे चेंज की जा सकती है। मैंने इससे पहले आपके सामने साउथ अफ्रीका का कहा है कि वहां उन्होंने क्यों वेमेन कमीशन का नुमाइंदा भी उसमें लिया, लेबर कमीशन का भी नुमाइंदा लिया, किसान जो है पेजेंट कमीशन का भी नुमाइंदा लिया, इस वजह से कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर अवाम का जो इंटरेस्ट है उसके मद्देनजर रखने के लिए उनके नुमाइंदे उसके अंदर हों। ये तो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात। मैं तो रूल्स की बात कर रहा हूँ जिसमें आइन की तरमीम तो मुश्किल काम है कि भाई वो ये कैसे 2/3 मेजॉरिटी से ये करेंगे, लेकिन रूल्स के अंदर ही तरमीम करने से बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपने ये भी कहा कि बरतानिया के अंदर जो है बाकायदा तौर पे इश्तिहार दिया जाता है जब जजेस की तकर्री होती है। जी हाँ, इश्तिहार दिया जाता है, लोग अप्लाई करते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है, इंटरव्यूज भी होते हैं। वो आप रूल्स के तहत नहीं चेंज, वो आप रूल्स के तहत वो चीजें नहीं ला सकते। वो रूल्स के तहत ये चीजें कर सकते हैं। इंडिया का ले लें, इंडिया के अंदर एक और बात है कि वहां बार काउंसिल एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि कोई ऐसा किसी जज का ब्लड रिलेशन, इवन उनके दामाद को भी उसमें शामिल कर लें, सन इन लॉ को भी, डॉटर इन लॉ को भी शामिल कर लें, ब्लड रिलेशंस को कर लें, वो उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहां वो जज है। अच्छा। अब कोर्ट का मसला जो है वो ये है कि भाई एक तो हो गई सिविल कोर्ट, हो गई सिविल जज हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, सेशन जज हो गया, लेकिन एक हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट जो है तो कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी है। जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने अपने जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने जब बाहर किया था तो मेरे वालिद उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने कहा कि आप तो यहाँ के वकालत नहीं कर सकते, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ। और इसलिए कहता है कि इट वाज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स और मैंने हार्वर्ड से पीएचडी कर ली और मैं बाद में मेरे छोड़ना पड़ा अपना प्रोफेशन जारी करने के लिए। और ये आप इसके ऊपर कोई सोच विचार कर रहे हैं कि रूल्स के अंदर ये चीजें लाएं जो जिसका आप जिक्र अभी कर रहे हैं, रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके? नहीं, वो जो है वो हमारी बार काउंसिल एक्ट के अंदर तरमीम होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मतलब है कि वहाँ एक मसला ये है कि एक वहाँ जजेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो अभी रिसेंटली भी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक जज साहब ने कहा कि मेरा बेटा वकालत में आ रहा है तो मुझे दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कर दें। तो ट्रेडिशंस है ना, वहाँ तो एक कमिटमेंट की भी बात है ना, यहाँ तो इस बात के लिए हमारे लोग तैयार नहीं होंगे। मतलब है हमारे, आप समझते हैं कि हमारे वकीलों के अंदर भी है आप लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट। जी बिल्कुल, ठीक जी। कादिर मंदो खेल साहब देखिए, ख्यालात तो बड़े अच्छे हैं, तरमीम आपने भी करनी होगी ना, ये 19th अमेंडमेंट को अंडू साहब ने पहले ही ऐलान कर चुके हैं
कि हमने बड़ी गलती की है 19वीं तरमीम पास करा के। इंशाल्लाह अगर असम्बली में मुझे मौका मिला 8 फरवरी के बाद तो सबसे पहले मैं ये करूँ, क्योंकि ऑलरेडी नहीं सुने, आप अपना मंशूर भी तो तैयार कर रहे हैं। नहीं मंशूर के अंदर नहीं डालेंगे। देखिए मंशूर का मैं नहीं कह सकता हूँ, मंशूर कमेटी का मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मेरे बिल ऑलरेडी पेंडिंग था पिछली असम्बली में जो कि नहीं पास होने दी, इसी हवाले से। तो आप प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे? दूसरी जी प्राइवेट में बिल लाऊँ। दूसरी बात ये कि जो अख्तर हुसैन साहब कह रहे, मैं आपको 1-2 मिसाल सुनाऊँ। सिंध के साबिक चीफ जस्टिस उसने अपनी दामाद को जज बनाने के लिए 3 महीने पहले इनरोलमेंट कराया सिंध में, और बार एसोसिएशन सब खड़ी हो गई है तो वो फिर उनको रोकना पड़ा उसको। आप मुझे बता दो कितनी अख्तर हुसैन साहब कंफर्म करेंगे जो आप इंडिया का मिसाल दे रहे हैं, काश हमारे मुल्क में थे। यहाँ तो जो जस्टिस साहब है या चीफ जस्टिस है उनकी बेटों की वकालत जो न करोड़ों नहीं अरबों रुपए में चलती है। यहाँ उसूल नहीं बनते। अच्छा, और लोग केस क्यों देते जी फलां का बेटा है, आपको नहीं पता इस चीज़ का? नहीं, बिल्कुल देते, ये बात आपकी दुरुस्त है। अहमद अवैस साहब, आपने भी ज़रूर, आपने तो वकालत की है इस मुल्क के अंदर, आपने ये ज़रूर देखा होगा। एक बात आपसे ज़रूर पूछूंगी, ये ज़रा हटके है मगर पूछना ज़रूरी है। आपकी नज़र में कौन से ऐसे केसेस हैं जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिए और आप चाहेंगे कि वो लिए जाएँ, ख़ास तौर पे PTI के हवाले से, और ये भी कि क्या जो आप कहते हैं जी आपको फेयर वो नहीं मिल रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उसके हवाले से आप कोई पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जी पिटिशन पेंडिंग भी वहाँ पड़ी मौजूद भी हैं, और भी अभी जिस तरह ये लिखा गया है अभी भी देने को तैयार बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी तो वहाँ पे कोई तरीक़ेकार ऐसा हो गया कि वहाँ पे किसी केस का नई पिटीशन का फिक्स करने का प्रोसेस इतना लेंथी और लंबा कर दिया है कि बड़ी आसानी से वो फिक्स नहीं होते। और जो मैटर ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक फंडामेंटल राइट से है वो तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए उनको फिक्स होना चाहिए और उनका नोटिस लेना चाहिए। ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि आप देखिए कि आइन के अंदर जो ओथ लिया जाता है, जो वज़ीर आज़म भी लेता है और चीफ जस्टिस भी लेते हैं और जज साहिबान भी सुपीरियर जुडिशरी के तमाम ओथ लेते हैं, उसमें एक सेंटेंस है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे आप डिफेंड करेंगे या प्रोटेक्ट करेंगे या प्रिजर्व करेंगे कि अगर जज जो है, अगर एग्जीक्यूटिव ने फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइड नहीं किए कॉमन मैन को, तो जज जो है वो उनके लिए एक स्टेप आगे नहीं लेगा और फंडामेंटल राइट्स के लिए बगैर वक्त आया किए वो कॉमन मैन को प्रोवाइड किए जाएं। तो मुझे ये बताइए सर, जो वकार सेठ की जजमेंट आई थी, बनाया जाएगा, जो वकार सेठ साहब की जजमेंट आई थी जिसके ऊपर अभी तक स्टे जो है वो मौजूद है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उसको टेकअप करना चाहिए? मुफादे आमा का केस है कि नहीं है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर जो भी है एक अपना हतमी फैसला लेके आना चाहिए। अच्छा, अख्तर हुसैन साहब, आपसे भी यही सवाल, आखिरी सवाल बिल्कुल, कि वकार सेठ साहब ने जो एक जजमेंट दी और वो भी थी कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से दी थी, किस तरह आम लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई किया जा रहा है, उस हवाले से काफ़ी अरसा हो गया, कुछ साल ही हो गए हैं कि स्टे वहाँ पे मौजूद है, वो मुफादे आमा का केस है, मगर लोग ये सवाल उठाते हैं कि जी आप समोसे के ऊपर भी मुफादे आमा का जो है केस बना लेते हैं, मगर पूरा एक इलाका है जहाँ पे लोगों को राइट टू फेयर ट्रायल उनसे लिया गया है, छीना गया है और उनके पास बुनियादी हकूक़ हैं ही नहीं, ले लिए गए हैं, और उसके ऊपर क्यों नहीं जो सुप्रीम कोर्ट है वो ना ही केस लगाती है ना ही उसको सुनती है? मुझे इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट केस आपको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। जी जरूर। इससे ज्यादा पॉइंट आउट करता हूँ इम्पोर्टेंट केस, वो है हमारा लैंड रिफॉर्म्स वाला मसला कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने कजलबाज ट्रस्ट केस है, उसके अंदर फैसला किया था कि जो लैंड रिफॉर्म्स अपने अयूब खान और भुट्टो साहब के दौर में हुई थी वो लैंड रिफॉर्म्स रिपग्नेंट टू इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम है। अब उसके ऊपर हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनली 184(3) में चैलेंज किया है कि फेडरल शरीयत कोर्ट को इस बात का इख्तियार ही नहीं था आईनी तौर पर कि वो इस मुकदमे को सुने। वो इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब के दौर में मैंने फाइल किया था एज सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स पार्टी, और वो आज तक उस जमाने से लेकर सारे लोगों को नोटिस आए, जवाब आए, लेकिन आज तक उस मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही है। जो अयूब दौर से चल रहा है सर, ये अयूब दौर से
इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर से। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर से चला है और अभी तक नहीं लगा, और ये मुफादे आमा का वो लगा नहीं है, अभी तक लगा नहीं है। और ये 63% देहाती आबादी, हमारी रूरल पॉपुलेशन, और इस मुल्क के अंदर जो है वो बुनियाद फंडामेंटल राइट का मसला है पूरे मुल्क के अवाम का, और खासकर हमारी पीजेंट पॉपुलेशन का, कि जो वो लैंड रिफॉर्म्स हुई थी वो रिपग्नेंट कर दी गई और रिवर्ट बैक हो गई जागीरदारों को और जमींदारों को। तो उसके ऊपर आज तक जो है वो सुनवाई नहीं हो रही है। हमने हर आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं उनको कहा है कि भाई आप इस मुकदमे को लगाएं, और वो उसमें आबिद हसन मिंटो साहब ने फाइल किया था। अब तक आप इंतज़ार से हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर हुसैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद अवैस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर मंदोखेल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख़्याल है बहुत ही अच्छी डिस्कशन हुई है। आप तीनों को हम फिर से जो है ज़हमत देंगे कि आप हमारे शो के अंदर आएँ, और इसके ऊपर भी भरपूर एक बहस होनी चाहिए कि कौन से ऐसे मुफादे आमा के केसेस पाकिस्तान में रह गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुने, बल्कि ऐसे केसेस सुने मुफादे आमा के अंदर जिनको हम फ्रिवलस केसेस भी कह सकते हैं, जिनके ऊपर बाद में तनकीद भी की गई। बहरहाल आज एक अच्छी खबर जो अख्तर हुसैन साहब हमें दे गए हैं, और वो ये है कि रूल्स के अंदर अमेंडमेंट हो रही है, चीफ जस्टिस की रजामंदी के साथ ये अमेंडमेंट हो रही है, जिसके तहत जो जजेस की तकर्री है उसके अंदर जमहूरियत और शफाफियत जो है वो आएगी, जिसके नतीजे में जजेस की क्वालिटी जो है और इंसाफ जो है वो बेहतर तरीके से पाकिस्तानियों तक पहुंच सकेगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।